Good afternoon. So today's lecture is all about membrane transport. This will be the first part of the lecture regarding membrane transport. So membrane transport, actually membranes are the outermost covering of all the living cells, as we have already studied in the previous classes. These are also present inside uh, eukaryotic cells, just to make different compartments of which we know as cell organelles. So most of the cell organelles in the eukaryotes, most of the cell organelles of eukaryote have their compartments made up of membrane transport. No, sorry, compartments made up of membrane. So these membranes are the outermost covering of all the living cells, as well as these are the outermost covering of all the cellular organelles, almost all the cellular organelles found in eukaryotic system. तो अब बाहर की बात अगर कर रहे हैं, सेल के बाहर की बात, तो कोई भी सेल अगर कम्युनिकेट करेगा या फिर अपने मॉलिक्यूल्स को अंदर से बाहर करेगा या बहुत बार बाहर से अंदर कुछ लेकर आता है, तो वैसे में it has to cross this membrane, and this crossing of the molecules we will study in this chapter of membrane transport. So coming to the very first basic thing about the membrane transport. अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है वो इसलिए होता है ताकि सेल जो है वो बाहर से कोई भी मॉलिक्यूल को अंदर ला सके या अपना कंट्रीब्यूशन अपने तरफ से कोई मॉलिक्यूल बाहर भेज सके. इसके अलावा बहुत बार क्या होता है कि बाहर की सिग्नलिंग को अंदर लाने के लिए भी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है. एक एग्जांपल देता हूं. अगर कोई सेल है वो उसको शुगर लेना है अंदर, तो वो शुगर लेने के लिए बाहर से शुगर को इंपोर्ट करता है. दैट इंपोर्ट रिक्वायर्स मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट. इसके अलावा हमें पता है कि more than 90% of the cell content is water, and that water will be required from outside. That water has to come inside the cell. अब वाटर कितना रहना है उसको भी रेगुलेट करना है. ज्यादा मात्रा में आ जाएगा तो फिर ये सेल जो है वो बर्स्ट आउट हो जाएगा. तो ऐसे कंडीशन में वाटर का अमाउंट भी निश्चित होना है. इसके अलावा जो बाहर से मॉलिक्यूल आना है वो भी निश्चित होना है, बिकॉज ये जो वाटर का कंसंट्रेशन रहेगा ये, और अंदर में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन वो होगा, वो ये दोनों मिलके अंदर का प्रेशर उसको डिटरमाइन करते हैं. सो टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड. To control on everything which is coming inside or going outside, a strict membrane transport is required. तो अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन्स लगे होते हैं. These proteins play very crucial role in membrane transport. ये छोटे से छोटे मॉलिक्यूल को भी अंदर लेके आ सकते हैं, बड़े से बड़े मॉलिक्यूल को बाहर छोड़ सकते हैं. कभी कभी बड़े मॉलिक्यूल को अंदर ला सकते हैं, छोटे मॉलिक्यूल को बाहर छोड़ सकते हैं. तो इट्स अगेन डिपेंड्स what has to come inside, what has not to be allowed to come inside. The permeability through the membrane is a selective process. It's a selective process. Sometime something will be allowed
and another time it won't be allowed inside. कभी कोई चीज अंदर आने को अलाउ करेंगे और कभी कभी उसी चीज को अंदर आने से रोक दिया जाएगा. दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल. जब जरूरत है तो आएंगे और जरूरत नहीं है तो वो चीजें बाहर ही रोक दी जाएंगी. अब इस तरीके के टाइम बेस्ड रेगुलेशन को करने के लिए मेम्ब्रेन में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन को रखा जाता है. लेकिन ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन जो है किसी खास समय ही रहेगा और उसके बाद फिर वो हटा दिया जाएगा. जैसे जब किसी चीज को लाना है तो वो प्रोटीन रखे, और अगर वो पर्टिकुलर चीज को लाने के लिए जरूरत नहीं है अंदर, तो लाने वाला प्रोटीन रखने की भी जरूरत नहीं है. दैट प्रोटीन विल बी डिस्ट्रॉयड. तो इस तरीके से concentration of these proteins onto the cell membrane is regulated, through which the movement of these all molecules are regulated. There is a group of a specific protein for each type of physiological each type of materials which is coming inside. हर एक तरह के मटेरियल को लाने के लिए एक खास तरह के प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है. अगर वो चीज को लेके अंदर आना है तो वो प्रोटीन बनाएंगे और वो वो हमारे मेम्ब्रेन में लगा दिया जाता है. जितने समय तक चाहिए उतने समय तक लगा के रखा जाता है और उसके बाद फिर उसको हटा दिया जाता है. इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि हम ये पता कर सके कि सेल में किस किस चीज की जरूरत है, वो चीज को ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन्स बाहर लगे हुए हैं, अगर वो नॉन परमिएबल है तब. और ये हर एक सेल टाइप में और हर एक सेल के अपने स्टेज में स्पेसिफिक होगा. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को भी सेल जो है अपने ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेगुलेट करेगा, क्योंकि ये प्रोटीन जो है ये बनता है स्पेसिफिक आरएनए से, और आरएनए जो है वो बनता है अपने डीएनए से, और डीएनए जो है वो आरएनए बनाने के लिए उसको एक सिग्नलिंग की जरूरत पड़ती है. ये सिग्नलिंग क्या होगा? ये सिग्नलिंग होगा रिक्वायरमेंट. अब वो रिक्वायरमेंट किस वजह से आ रही है? जैसे कोई बच्चा स्कूल के लिए घर से निकलता है, ये काम किस बात पर निर्भर करता है? इस बात पर निर्भर करता है कि घड़ी में समय क्या हुआ. उसने घड़ी को देखा या उसको समय का पता चला, तो ये एक सिग्नलिंग उसके दिमाग में आया और तब वो तैयार होकर घर से निकल जाता है. तो दिस इज सिग्नलिंग. सिग्नलिंग कम्स, देन उस सिग्नलिंग के बेसिस पर डीएनए में हलचल होता है. डीएनए जो है वो आरएनए बनाता है, और आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन मेम्ब्रेन में डाला जाता है ताकि कोई एक खास तरीके के मटेरियल को हम अंदर ला सकें या कुछ खास तरीके के मटेरियल को हम अंदर से बाहर भेज सकें. सो इट्स वेरी मच प्लान्ड. कमिंग टू द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि ज्यादातर चीजें जो हैं वो कैसे हो रही हैं, वो प्रोटीन के कारण हो रहा है. अब ये प्रोटीन जो है ये तो एक तरीके का कैरियर हो गया. जैसे सड़क है, सड़क पे बस वगैरह मौजूद है, जिसको जाना है वो चढ़ जा. लेकिन ये चढ़ने के बाद बहुत सारी बसें जो हैं वो टिकट ज्यादा लेती हैं, बहुत सारी बसें कम पैसे में पहुंचा देती हैं, और कुछ बसों को समय के हिसाब से फ्री भी किया जा सकता है, या कभी कभी हम लोग लिफ्ट ले लेते हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लगता. सो बेस्ड ऑन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, there can be two types of transport. One is passive and another is active. So passive transport mean free service, and active transport mean
transport with expense of some energy. पैसिव जहां कहीं भी होगा वहां एनर्जी की डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जबकि एक्टिव जो होगा वो कहीं ना कहीं निर्भर होगा ही होगा एनर्जी के ऊपर. Make it very clear in your mind. Passive, no expense of energy, and active will always require energy. ऐसा समझिए थोड़ी देर के लिए कि आप घर में पानी का उपयोग करते हैं. अगर पहले मंजिल पर रह रहे हैं, पानी का उपयोग कर रहे हैं, तो पानी को बाहर निकालने के लिए आपको पंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद नीचे आ जाता है. कारण क्या है? उस वाटर में पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है जिसको यूज करके वो खुद ब खुद नीचे आ जाता है. पर नीचे अगर कहीं पानी है तो उसको ऊपर पहुंचाने के लिए मोटर लगता है. वो मोटर जरूरी है, अदरवाइज वो पानी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज दैट वाटर हैज नो एनर्जी, इट हैज ऑलरेडी ग्राउंडेड. तो इस वाटर में दूसरे एनर्जी का जो मोड है उसको चेंज करके हम इसको एक पोटेंशियल एनर्जी देते हैं इसको ऊपर पहुंचाने के लिए. और ऊपर जाने के बाद फिर वो कई एक उपयोग में आएगा और आने के बाद फिर से वो नीचे पहुंच जाएगा. तो नीचे से ऊपर ले जाने के लिए हम एनर्जी लगा रहे हैं, ऊपर से नीचे लाने के लिए एनर्जी नहीं लगा रहे हैं. तो ऊपर से नीचे आना पैसिव ट्रांसपोर्ट, नीचे से ऊपर जाना एक्टिव ट्रांसपोर्ट. यहां एक टर्म आता है ग्रेडियंट. ग्रेडियंट तब होता है जब किसी एक खास सिस्टम में एक तरफ एनर्जी कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी तरफ कंसंट्रेशन कम है. एनर्जी हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. कंसंट्रेशन विल बी वन साइड हाई, वन साइड लो. तो अभी देखिए, अगर हम अभी जैसे एग्जांपल में देखे थे पानी की बात, तो पानी अगर ऊपर ज्यादा है, नीचे पानी नहीं है, हम लोग ऊपर से नीचे डाल सकते हैं. इट्स फ्री फ्लो, इट विल गो डाउन. पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो एक्सपेंस ऑफ एनर्जी. ठीक उसी तरीके से जैसे घर के किसी एक कोने में आपने कोई एक सेंट छोटा सा निकाला, खुशबू पूरे रूम में फैल गई, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, इट्स स्प्रेडेड ऑल अराउंड. लेकिन अगर उसी गंध को किसी ऐसी जगह पहुंचाना है जहां पर वो एयर नहीं पहुंच पा रहा है, देन वी विल रिक्वायर एनर्जी. तो पैसिव, in nutshell, passive, no expense of energy, active will always require energy. अब as far as the biological system is concerned, passive ट्रांसपोर्ट जो है वो तीन तरीके से देखने को मिलते हैं. मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो तीन तरीके से देखने को मिलते हैं. एक सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा सिंपल डिफ्यूजन विथ सम प्रोटीन लाइंड चैनल, and third one is diffusion facilitated by some protein transporter. तो ये तीन तरीके से हो सकता है. Let's do it in some detail. So simple diffusion first. सिंपल डिफ्यूजन में ये जरूरी है, एक तो ग्रेडियंट बनना बहुत जरूरी है. ग्रेडियंट अभी बताया आपको, एक साइड हाई कंसंट्रेशन, दूसरे साइड लो कंसंट्रेशन. एक साथ एक तरफ ज्यादा, दूसरी तरफ कम. जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ज्यादा वाले से कम वाले इलाके में तब तक मूव करेगा जब तक कि वो दोनों इक्वल नहीं हो जाए. तो इसी को कहते हैं मूवमेंट बेस्ड ऑन ग्रेडियंट. तो पहला जो सिंपल डिफ्यूजन के लिए जो
फर्स्ट और वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है ये ग्रेडियंट का होना। दूसरा, और वो भी बहुत जरूरी है, वो है कि मेम्ब्रेन को उसको जाने देना। इट मस्ट बी परमिएबल। जिस चीज के लिए भी हम ये सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, उस चीज को मेम्ब्रेन को अलाउ करना कि नाउ यू कैन मूव फर्दर। सो इफ द मेम्ब्रेन इज परमिटिंग द मूवमेंट and from one side and one side of the membrane is having very high concentration, and on the another side the concentration is very low, then we can expect simple diffusion. So water molecule, gases, then some polar molecules as well, these radiate without any hindrance. So these molecules, mean gases as well as water, they can diffuse through the plasma membrane because there are a lot of channels available, and gases can diffuse even through the lipid bilayer. So these two things, no one actually restricts its movement, but to the another things like urea, ethanol, they also are they also have the ability to cross it without any hindrance, but at the same time smaller ions will not be allowed to move. Small polar organic molecules, these won't be allowed to move. So simple diffusion will require two basic things. First, substance must be at higher concentration on one side of the membrane, and the second one, the membrane should be permeable to that particular substance. The very basic requirement for simple diffusion. Now, a term is osmosis. So, osmosis is the movement of water across the membrane. So, water always moves from a region of lower solute concentration to a higher solute concentration region. यही कारण है कि किशमिश को हम पानी में डाल देते हैं, अगले दिन कैसा हो जाता है? बिल्कुल फूल के गोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी जो है बाहर से अंदर की तरफ गया। क्यों गया? Because there is a higher solute concentration inside that किशमिश। ठीक है, यही कारण है कि पानी जो है बाहर से अंदर की तरफ गया। बाहर कंसंट्रेशन कम है किस चीज का? वो जो शुगर कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है, सॉल्यूट मतलब जो घुला हुआ चीज है। ठीक है, मतलब अगर आप पानी की बात कहिए तो पानी में शुगर मॉलिक्यूल कितना होगा? ऑलमोस्ट नहीं, क्योंकि हमने पानी में शुगर मिलाया ही नहीं। लेकिन अगर आप किशमिश की बात करते हैं तो वहां शुगर इतना ज्यादा है कि वो गाढ़ा चिपचिपा सा लेप की तरह है अंदर, तो वहां पानी की बहुत कमी है, and there is a high solute concentration. So water moves from a region of lower solute concentration to a region of higher solute concentration, and this process is known as osmosis. अब ये osmosis जो है ये against ये along the osmotic pressure ये move करता है, along the osmotic pressure। जहां पर ओसोमोटिक प्रेशर हाई है, वहां से जहां पर ओसोमोटिक प्रेशर लो है
वहां की तरफ मूव करता है। अब वहां ऊपर बताइए किधर है ऑसमोटिक प्रेशर हाई, किधर है ऑसमोटिक प्रेशर लो। तो हाई ऑसमोटिक प्रेशर है पानी में और लो ऑसमोटिक प्रेशर है किशमिश के अंदर। तो हाई से लो में गया। याद रखिए सिंपल डिफ्यूजन कहां से कहां जाता है, हाई से लो में। सो टोनिसिटी इसी के ग्रेडियंट को कहते हैं। तो अब टोनिसिटी क्या है? टोनिसिटी इज अ मेजर ऑफ इफेक्टिव ऑसमोटिक प्रेशर ग्रेडियंट। अब इसमें देखिए, इसमें तीन तरीके की सिचुएशन हो सकती है। या तो मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर का कंसंट्रेशन सेम हो। कंसंट्रेशन किसका? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। यहां हम केवल बात अभी सॉल्यूट की कर रहे हैं। तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर बराबर है, then there will be no movement of water, no extra movement, rather extra movement of water. वाटर तो जा ही सकता है, जाने आने में उसको कहीं कोई रोक नहीं है। तो कहने का ये मतलब है एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं होगा, अंदर से बाहर भी आएगा और बाहर से अंदर भी जाएगा। सो देयर विल बी नो एक्स्ट्रा मूवमेंट ऑफ वाटर। जितना पानी अंदर था उतना ही रहेगा, अगर बाहर से गया जितना तो उतना ही बाहर भी निकल जाएगा। इन दिस सिचुएशन the both fluid or solute is said to be, both the solution is said to be isotonic solution. So isotonic mean where both are having equal solute concentration, then there will be no movement of water. So osmotic pressure will be 0. But if there is a variation, then the solution with higher concentration of solute is said to be hypertonic. ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर कहीं भी मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है तो मेम्ब्रेन के एक तरफ ज्यादा होगा, एक तरफ कम होगा। तो उसमें से हाइपरटोनिक किसको कहेंगे, हाइपोटोनिक किसको कहेंगे? तो जहां कहीं भी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जहां कहीं भी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है उसको कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी जाएगा। द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विल रिसीव वाटर। ओके, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विल रिसीव वाटर। और जहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो है, द सॉल्यूशन with low amount of solute concentration is said to be hypotonic solution. The hypotonic solution will lose water. मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का मूवमेंट होगा। अब यहां तीन जार आपको दिखाए गए हैं पिक्चर में। इन तीन जार में से देखिए उसमें तीन सॉल्यूशन में आरबीसी को डाला गया। जो सी वाला है, सी वाले में जो सॉल्यूशन है वो वैसा ही उसमें एक सॉल्यूट का कंसंट्रेशन रखा गया जैसा कि साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन रहता है। तो साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन के बराबर ही अगर कंसंट्रेशन इधर भी है तो
वाटर का मूवमेंट बिल्कुल ही नहीं होगा. देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर. हेंस द सेल विल बी एज इट इज. और ये कब होता है? जैसे कि हम लोग सलाइन सॉल्यूशन चढ़ाते हैं, उस सलाइन में ले सकते हैं. इसके अलावा 5% ग्लूकोज जो बॉडी में चढ़ाते हैं वो भी वैसा ही होता है. तो ये सारा चीज जो है ना, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन. अब आइए सेकंड और फर्स्ट वाले में. फर्स्ट वाले में क्या किया गया? जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है. हाइपोटोनिक कहने का मतलब क्या हुआ? हाइपोटोनिक कहने का मतलब हुआ कि उसमें लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन है. लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कहने से क्या होगा? पानी कहां से कहां जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाले तो उसमें क्या होना है? उसमें लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होना है. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विल बी लोअर. तो ऐसे में क्या होगा? बाहर से अंदर की तरफ वाटर का मूवमेंट हो जाएगा. बिकॉज वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन. मतलब सेल के अंदर पानी भरने लगेगा. अब ऐसे में क्या होगा? सेल फूल सकता है और फूल के बर्स्ट भी हो सकता है. इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक में क्या होना है? हाइपरटोनिक will have high solute concentration. हाई solute concentration होने की वजह से क्या होगा? बाहर जो है उसमें पानी खींचना शुरू करेगा. बिकॉज water will move away from higher solute concentration to a region of lower solute concentration. Sorry, water moves from a region of lower solute concentration to a region of higher solute concentration. तो यहाँ क्या है? यहाँ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन बाहर है और लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेल के अंदर है. Then the movement of water will be from inside the cell to outside the cell, and the cell will shrink. So this we will study in it to our next lecture. Simple diffusion through protein line channels. So hope you have understood the thing. Thank you. Thank you.